Hello friends, welcome to Science World. In this video, we will discuss about Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that to every action there is an equal and opposite reaction. For example, while pulling out bucket full of water from a well, if the rope breaks, the man falls backward. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई कुएं से पानी निकालेगा तो उसे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा उस रोप में, जो कि एक्शन है, और वो रोप में भी कुछ ना कुछ टेंशन होगी जो इक्वल, उस टेंशन की वजह से वो इक्वल फोर्स मैन की तरफ एक्सर्ट करेगा और वो उस फोर्स का रिएक्शन है जो मैन उस रोप में अप्लाई कर रहा है। और जब अचानक से रोप टूट जाती है तो जो रिएक्शन फोर्स जो मैन की तरफ एक्सर्ट हो रहा है वो वैनिश हो जाता है, इसलिए कुएं से पानी निकालने वाला पीछे की तरफ गिरता है। While firing a bullet from a gun, the gunner experience a backward jerk. इसका रीज़न ये है कि जब बुलेट आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है लार्ज वेलोसिटी के साथ, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है और उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो गनर है उसको बैकवर्ड जर्क एक्सपीरियंस होगा। While swimming, the person pushes water back. स्विमिंग के समय पर्सन वाटर को बैकवर्ड पुश करता है और उतने ही फोर्स के साथ जितना मैन उस वाटर में स्विमिंग के टाइम लगा रहा है, उतने ही फोर्स के साथ वाटर भी मैन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ पुश करता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम सैंड को प्रेस करते हैं, सैंडी ग्राउंड में जब भी हम मूव करते हैं, तो जो उसका रिएक्शन फोर्स मिलता है हमें वो बहुत ही लेस रहता है, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होती है सैंडी ग्राउंड में मूव करने में. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइस में फ्रिक्शन बहुत ही लेस रहता है, जिसकी वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी लेस रहता है, इसीलिए आइस में वॉक करना डिफ़िकल्ट होता है. डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मान लेते हैं दो बॉडीज़ है ए एंड बी जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है और वो एक दूसरे से कोलाइड करती है. कोलिजन से पहले जो उन बॉडीज़ के लीनियर मोमेंटम थे वो थे वेक्टर p1 एंड वेक्टर p2, और कोलिजन के बाद उनके मोमेंटम में चेंज आ गया. जो चेंज हुआ है मोमेंटम में वो है डेल p1 वेक्टर एंड डेल p2 वेक्टर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है कि जब भी किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. देयरफॉर डेल्टा वेक्टर p1 प्लस डेल्टा वेक्टर p2 इज इक्वल्स टू 0 और डेल्टा p1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा p2 वेक्टर. हम दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा टाइम डेल्टा t के रिस्पेक्ट में. फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डेल्टा वेक्टर p1 अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू वेक्टर f ए बी. यहाँ पे जो ए बी है वो शो कर रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी, एंड डेल्टा p2 वेक्टर अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू वेक्टर f बी ए, जो यहाँ बी ए शो कर रहा है फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी बाय ए. और इन वैल्यूज़ को, दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा वेक्टर f ए बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर f बी ए. यहाँ वेक्टर f ए बी एक्शन है और वेक्टर f बी ए उस एक्शन का रिएक्शन है, तो एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन. या माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन.